नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी अब सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बाबा विशुद्धानंद जी नाम प्रतिष्ठा के साथ थे, ये खिलाफ थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्टैंडिंग क्या है, कैसा है, थोड़ा सा उसको लेके चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट में तोड़ा है। पहला पार्ट क्या रहेगा कि ऐसा सवाल आया ही क्यों, ये पहला पार्ट रहेगा। फिर इसका सवाल आया तो इसका फॉलो अप क्या हुआ, उसके बाद बाबा विशुद्धानंद जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर प्रतिष्ठा जरूरी है तो क्यों जरूरी है, ये एक पॉइंट। और फिर जरूरी तो है, कितना तक जरूरी है, पागलपन नहीं है, क्यों जरूरी है और कितना तक जरूरत है, हमको कितना छोड़ना है और कितना खींचना है, ये हिसाब बराबर रहना चाहिए। अपना काम खराब नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको लेके थोड़ा बहुत चर्चा। पहले तो ये प्रसंग आया ही क्यों। देखिए, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि हम लोगों का जो आश्रम है, बाबा विशुद्धानंद जी का जितना भी आश्रम है, सभी आश्रम प्राइवेट आश्रम है। अभी प्राइवेट आश्रम और पब्लिक आश्रम में क्या डिफरेंस है। देखिए, पब्लिक आश्रम में कोई भी आ जा सकता है। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग, जो पब्लिक आश्रम का जो अथॉरिटी है, वो लोग चाहते हैं कि आप इस आश्रम में आइए आइए आइए, आप सभी का निमंत्रण है, सभी का आमंत्रण है। आश्रम में आज ये उत्सव है, आश्रम में ये आज अनुष्ठान है, कोई भी आइए। किसी को पकड़ पकड़ के दीक्षा दे रहे हैं, 50 लोग 100 लोग ऐसे ही बैठ गए दीक्षा लेने के लिए। ले लो ले लो ले लो ले लो, दीक्षा दीक्षा दीक्षा, अरे पकड़ को, अरे झट, माने कितना काउंट हम लोग बढ़ा सकते हैं, वर्कशॉप कर सके, अनुष्ठान कर सके, कितना वो पब्लिक डीलिंग उसमें इन्वॉल्व रहता, कितना बड़ा, कितना लोग इसमें आ जाए। तो ऐसा पब्लिक आश्रम का कुछ वो रहता है। प्राइवेट आश्रम क्या है, प्राइवेट आश्रम में पहले हम लोगों के आश्रम में आने के लिए आपको अनुमति का जरूरत है। अनुमति लो पहले कि मुझे आना है, इस दिन आना है, ऐसे आना है। अनुमति किससे लेना है, क्या लेना है, वो अलग बात है। कोई ऐसे आ भी गए तो आश्रम में जो लोग हैं वो पूछते हैं, भाई क्यों आए, क्या चाहिए। मुझे बस आना है और थोड़ा सा नमस्कार करके चले जाएंगे। तो जब तक वो आश्रम में आप घुसे और जब तक वो आश्रम से आप नहीं निकल रहे हैं, आपके ऊपर पूरा नजर रहेगा कि बंदा आया है और कितना जल्दी यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है। और फिर अगर आप कुछ पूछ भी लेते हैं, शायद कोई सीधी मुंह आपको उत्तर भी कोई नहीं देगा। सब 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 गुप्त है, सब गुप्त है, कुछ बोलना मना है, ऐसा ऐसा वो चलता है। ठीक है। ये है प्राइवेट आश्रम। तो अभी समझ गए। तो अभी इस प्राइवेट आश्रम में बैठ के, मेरे गुरु के आश्रम में बैठ के, जब कुछ अनुष्ठान होता है, उत्सव होता है, तो उसमें जो ये प्राइवेट आश्रम के जो कुछ मेंबर्स है, वो लोग सब आते हैं। मेरा सब कोई भी बाबा विशुद्धानंद जी के नाम से जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, हर कोई मेरे लिए बहुत प्रिय है और भाई बहन है सब। तो उस सब में लोग आते हैं और जब भी मैं आश्रम में एंट्री करता हूँ, मुझे सभी का शकल में देखता हूँ और शकल देखने से ही मुझे पता चलता जाता है कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन मुझे नहीं पसंद कर रहा है। अभी नहीं पसंद क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ, मैं पब्लिक डील करता हूँ, मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, मेरे वेबसाइट से मेरा पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। और इसको लेके कई लोग मुझे नापसंद करते हैं। तो अभी फिर मुझे कोई बताते हैं, पहले बहुत साल पहले मुझे तो किसी ने मुंह पे बोला कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, डराया, धमकाया। मैं तो रुका नहीं। ठीक है। मैं तो इतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मुझे पता है, बहुत साल पहले बनारस के आश्रम के कमेटी के ही कोई मुझे फ़ोन किए थे और ऐसा ही कुछ बात हो रहा था। तो मैंने भी अपने तेज से मैंने जवाब दिया
अभी कुछ दिन पहले फिर उनका फोन आया इतने सालों बाद, और उन्होंने ऐसा माना कि नहीं अनिरुद्ध, पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम इतना बोल रहे हो, तो अभी मुझे लगता है नहीं, तुम्हारे ऊपर गुरु का कुछ कृपा है, बाबा विशुद्धानंद जी का अनुमति है, तुम्हारे ऊपर है, कुछ तो है, इसीलिए तुम तो बोल ही जा रहे हो। नहीं तो कोई बोल नहीं पाता है, लोग हवा में गायब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बाबा विशुद्धानंद जी का सिद्धाश्रम है, बच्चों का खेल नहीं है। और अभी करीब करीब 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 साल हो गए, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उन्होंने ऐसा माना, उनको ऐसा लगा कि नहीं, गुरु का आशीर्वाद नहीं होता ना तो तुम इसको तुम जारी नहीं रख पाते। मैं बोला अरे गुरु का ही तो कृपा है, मैं तो जिंदगी में अपने गुरु को छोड़ के कुछ सोचा ही नहीं। खैर वो अलग बात है। तो वो तभी का परिस्थिति था कि ये बंदा ये प्राइवेट आश्रम में बैठ के इतना पब्लिक डीलिंग कर रहा है, प्रतिष्ठा है, ये वो, तो ये सही है क्या गलत है? तो इसका फॉलोअप्स क्या हुआ? इसको फॉलोअप में मैं पहले दो ही पर्सन को मैं पकड़ूंगा। एक तो मेरा गुरु जेठू जो है, जेठू के पास ये हम लोगों का वैष्णव जो किताब होता है ना, तो वैष्णव किताब में ऐसा कई बार में लिखा है कि प्रतिष्ठा सुकरी बुद्धि है। माने प्रतिष्ठा, जब भी आप पब्लिक डीलिंग या नाम प्रतिष्ठा के पीछे आप भागोगे तो वो सुअर जो होता है, सुअर का सोच होता है ऐसा। अब मैं तो भाई किताब पढ़ के मैं गया अपने जेठू के पास, जेठू को बोला जेठू प्रतिष्ठा सुकुरी बुद्धि है। जेठू ने बोला पागल है क्या, ये सब फालतू चीजें, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं बोला अच्छा ठीक है भाई। तो मेरा गुरु ने मेरा हाथ खोल के रखा, सही बात है। दूसरी भुम्मलदा, मेरा गुरुजी का जो बड़े भाई का लड़का, गुई बाबा का लड़का, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं बोलता रहता, और कोई अगर मेरे खिलाफ उनके पास कोई बोलता है तो भुम्मलदा बोलता था कि नहीं अब बच्चा है, जवान खून है, उसको बोलने दो, क्या है। और मुझे वो बोलते थे कि देखो अनिरुद्ध, अगर उनका कोई औलाद नहीं था तो वो बोलते थे अनिरुद्ध अगर मेरा कोई औलाद होता था तो उसका उम्र भी करीब करीब अभी तुम्हारे जैसा ही होता था। मेरे पास तो वो नहीं है, और तुम आश्रम के इतने करीब हो, मेरे इतने करीब हो, तो तुम बोलता हो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा उम्र है, तुम काम कर रहे हो, तुम आगे भी तुम्हारे जीवन पड़ा है, तुम और काम करो। और हमेशा भुम्मलदा मेरे साथ थे, हर एक बार हर एक काम में मेरे साथ ही वो थे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर मेरा गुरु और जो है सब वो मेरे साथ है। जो लोग मुझे प्यार करते हैं मेरे साथ है, मेरे पास है। खैर ये तो प्रतिष्ठा का ये बात हो गया। तो मैं सोच रहा था कि इतने लोग बोलते हैं कि आश्रम में सब कुछ गुप्त है, सब चुपचाप, तो सही में बाबा विशुद्धानंद जी के दौरान तब परिस्थिति क्या रहा होगा? तो इसमें मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए। पहले तो बाबा विशुद्धानंद जी के जितने भी आश्रम है को कोई अलग मीनिंग से ये नहीं लेना, ठीक है। बस मैं बस अपना सोच में आप लोगों के साथ में रख रहा हूँ, ठीक है। कि देखिए, जेठू ने मुझे बोला था कि बाबा विशुद्धानंद जी का 10,000 गृहस्थ डिसाइपल और 10,000 संसारी डिसाइपल थे। तो कोई बोलता है 10,000 गृहस्थ डिसाइपल, तो वो आंकड़ा तो उतना मैच नहीं करता। तो मैं सोच रहा था कि बाबा विशुद्धानंद जी के इतना आश्रम है, तो अभी आज के दिन में क्या क्या आश्रम है बोलो? बंडुल का आश्रम, बर्धमान का आश्रम, फिर कलकत्ता का आश्रम, फिर झालदा का आश्रम, फिर वाराणसी का आश्रम, पुरी का आश्रम भी था। तो इतना आश्रम जो बना, ये क्या किसी एक व्यक्ति का आमदनी से वो बन सकता है? बाबा विशुद्धानंद जी ज्योतिष करते थे,
तो अभी आप बाहर जाके किसी ज्योतिषी को पकड़ लो, कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, कितना धन संपत्ति उन्होंने कमाया। दूसरा, कोई बाबा विशुद्धानंद जी होम्योपैथी करते थे, तो अभी होम्योपैथी में भाई कितना, आप देख लो अपने आस पड़ोस में जितना भी होम्योपैथी डॉक्टर है, उन्होंने कितना कमाया, कितना मकान बनाया। तो जाहिर सी बात है इतना तो वो पॉसिबल नहीं है। इतना बाबा ने आश्रम बनाया, और फिर ये आश्रम बाबा अपने व्यक्तिगत में नहीं रखे, उसको ट्रस्ट बना के फिर वो पूरा सभी जो है सब डिसाइपल का ही सब कुछ है। तो ट्रस्ट बनाने के लिए क्या होता है, ट्रस्ट बनाने के लिए एक इनिशियल अमाउंट, टोकन अमाउंट उसमें जमा करना होता है कि ट्रस्ट कैसे चलेगा। तो बाबा जी ने हर एक काम बहुत सोच के किए हैं। तो अभी ट्रस्ट बनाने के लिए जो टोकन अमाउंट रखा गया था वो भी मुझे पता है, मैं नहीं पब्लिकली मैं नहीं बता रहा हूँ। और जितना भी कैसे आश्रम चलेगा उसके लिए भी जो जुगाड़ है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द जब आप संसार में हो ना, तो संसार का काम संसारी नियम से ही होता है। तो उसमें भी कुछ धन लगता है। मटेरियलिस्टिक चीजें अगर हो रहा है तो वो चीजें मटेरियलिस्टिक तरीके से ही होता है। तो इतना जो आश्रम बना, इतना फिर आश्रम में करीब करीब 30-40 लोग रहते थे, करीब कभी कभी उससे भी ज्यादा। तो आज के समय में कोई 3 आदमी का 4 आदमी का भी परिवार हो, उसमें भी हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो परिवार चलाना कितना कठिन रहता है। तो 30-40 आदमी का हर रोज आश्रम में रुकना, उन लोगों का खाना पीना खर्चा, ये सब भी चलता था। तो इतना जो खर्चा है, इतना भी तामझाम है, ये सब कुछ निभाने के लिए फिर अपने पीछे मैन पावर कितना रहना चाहिए। अभी इसको आप मोटा मोटा आप एस्टिमेट कर लो, क्योंकि 5-10-100 आदमी का बात तो वो नहीं है, हजार आदमी का ही रहेगा। हजार आदमी मिलके सहयोग किया होगा, तब जाके इतना कर्म कांड हुआ। तो जो लोग बोलते थे कि नहीं बाबा विशुद्ध सब गुप्त है, चुपचाप, वाकई में कि ये एप्लीकेबल होता है। बाबा विशुद्धानंद जी वाज ए गुप्त जोगी, ही वाज नेवर दैट। ठीक है, ये है सच्चाई। ये मुझे यही लगा कि इतना जो कर्म कांड पूरा हुआ, ये कोई अकेला का सहयोग का बात नहीं, 100 लोगों का सहयोग का बात नहीं, शायद 1000 लोगों का भी सहयोग का बात नहीं, उससे भी ज्यादा लोग बाबा के साथ हिम्मत से खड़े होंगे। और बाबा ने भी ऐसा अपने दूरदृष्टिता दिखाई कि ये पूरा चीज संभव हो पाया। तो इसमें अगर कोई अभी सवाल कर सकते हैं कि उन दिनों तो खर्चा उतना नहीं होता था। भाई मैं बचपन में 1 रुपए का समोसा खाता था और मेरे घर में आमदनी 10,000 रुपए होता था। अभी समोसा 5 रुपए का आता है और आमदनी शायद 50,000 कम या ज्यादा आप पकड़ लो। तो आज का भी महंगाई है और उस दिन भी सब चीज महंगा ही था, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये सब पॉइंट अलग छोड़ लो। और कितना प्रतिष्ठा बोलो, ठीक है। आप बाबा विशुद्धानंद जी जब जीवित थे तभी गोपीनाथ कविराज जी का विशुद्धानंद प्रसंग निकल गया था। उनका विशुद्धानंद प्रसंग किताब तभी सर्कुलेट हुआ था, और कई लोग वैसे भी थे जो वो किताब पढ़ के बाबा के पास दीक्षा देने के लिए आए। तो फिर इसमें क्या आपको लगा, ये क्या पब्लिक अफेयर्स है कि नहीं है? ठीक है, सब गुप्त है, गुप्त चुप तो कुछ नहीं है। बंडुल में जब जन्मोत्सव होता था बाबा विशुद्धानंद जी का, क्या बनारस में बंडुल में तो तंबू पड़ता था, इतने लोग आते थे, तांबू सब पड़ता था, आश्रम में भी जगह नहीं होता था। तो फिर ये क्या पब्लिक अफेयर्स नहीं है? तो ये पॉइंट है। फिर आप सोचिए बाबा जी के रहने के दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया में बाबा जी के बारे में लेख छपा था, जिसमें बाबा ने एक वुडन पीस को स्टोन में कुछ कन्वर्ट कर दिए थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाज ए नेशनल पेपर, तो वो तो पब्लिक ही डील था, पब्लिक डीलिंग था, ओपन था, गुप्त चुप तो कोई बात नहीं था उसमें। ये सोचने लायक बात है। पॉल ब्रंटन ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया, उसमें बाबा का बारे में जो लिखा हुआ है तभी वो पब्लिश हो गया था, और ही वॉज ए ब्रिटिश जर्नलिस्ट।
तो ये क्या चुपचाप चुपचाप गुपचुप था ना, कि पब्लिक डीलिंग था, पब्लिक अफेयर्स था। तो बाबा विशुद्धानंद जी तब ऐसे ऐसे किए हैं, ऐसे किए होंगे, ऐसा ही कुछ मामला था। बहुत बहुत पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तभी जाके फिर ये आश्रम बना, ये इतना सब सारे कर्म कांड चला। तो उनके दौरान जो कुछ चला और उसके बाद सब कुछ गुपचुप 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 गुपचुप, प्राइवेट आश्रम ठीक है, कोई कुछ मत बोलो, कोई पब्लिक डील मत करो, पब्लिक में कुछ मत करो, पब्लिक में क्यों बोल रहे हो, ऐसा सवाल आता है क्या? ठीक है। तो ये जो मैं वीडियो का बारे के वीडियो को लेके मैं चर्चा कर रहा था, तो ये फिर तीसरा पॉइंट भी मेरा इसमें निकल गया। तो उसमें मेरा कंक्लूजन यही है कि बाबा विशुद्धानंद जी भी पब्लिक डीलिंग करते थे और खूब करते थे। ये हो गया। अभी इसका जरूरत क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, जब कोई कर्म कांड चलता है ना, उसमें लोगों का सहयोग चाहिए। अकेले में 2-5 लोग मिलके कोई काम नहीं होता है। ऐसा क्यों? आज के डेट में भी ये जरूरी है। ऐसा क्यों? अभी हमारे वर्धमान विशुद्धाश्रम में अगर आप आओगे तो आप देखना, आश्रम के बगल में ही जो जिन लोगों का घर है, उन्होंने करीब अभी कुछ महीने, 1 साल तो 1-2 साल हो गए, वो आश्रम का दीवार लगा के अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया। ऐसा तो रूल्स नहीं होता है, कम से कम एक गैप रहना चाहिए। कोई बिल्डिंग अगर बिल्डिंग है तो बीच में गैप होना चाहिए। तो वो पास वाले किए पूरा दीवार में लगा के उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया, और उन्होंने अपना फर्स्ट फ्लोर में कुछ काम झाम किया, ये सब किया। इलीगल था। फिर हमारे जो ट्रस्ट से कुछ लेटर दिया गया, कोई लोकल पार्टी वाले से कुछ बात हुआ, म्यूनिसिपैलिटी में कुछ बात हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शाम से वो लोग अपने मकान बना लिए। अभी आओगे वो आप देख पाओगे, कभी विशुद्धाश्रम आना तो देखना, एकदम दीवार से लगा के उन्होंने अपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो, देश का कानून जो है, गवर्नमेंट जो है, वो तो एक जगह पे है। पहले तो ये हम लोगों को जानना है कि उस आदमी का हिम्मत ही कैसे हुआ वो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने के लिए। ठीक है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, और ये सवाल का जवाब यही है कि उन लोगों को पता था कि ये आश्रम ऐसा है, कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं कहने वाला और कोई कुछ नहीं बोलेगा। थोड़ा दिन 1-2 बार बोलेगा, फिर सब शांत। इतना वीक हो गया आश्रम के बाद। फिर विशुद्धाश्रम, वर्धमान विशुद्धाश्रम के पीछे कोई मकान था, मकान बना रहा था, तो उन्होंने आश्रम के प्रॉपर्टी एरिया में एनक्रोच कर लिया, थोड़ा सा ऐसा घुस गया अंदर। अभी भोमलदा तो आश्रम में रहते थे, उन्होंने भोमलदा वो जाके बोले तुम हमारे एरिया में घुस गए कैसे? तो उन्होंने बोला नहीं गलती हो गया। तो क्या करेगा? तो बोला इधर, ये तब उस साइड पीछे में दीवार नहीं था, तो भोमलदा ने बोला ठीक है, तो इधर दीवार बना दो फिर। तो ऐसा करके कुछ मामला सेटल हो गया। तो मेरा सवाल यही है, इतना हिम्मत कहां से आता है? हमारा आश्रम इतना कैसे कमजोर हो गया? कमजोर इसलिए हुआ क्योंकि हर किसी को अगर आप दूर कर दो तो लोगों को पता चलता है, इधर हाथ रख सकते हैं। और मेरा काम ऐसा है कि मैं इतना लोगों को मैं अपने साथ में खड़ा कर दूंगा आश्रम में बिठाने के लिए। कोई इन फ्यूचर, अभी तो बस काम चल ही रहा है, इन फ्यूचर कोई अगर हाथ भी डाले ना, हाथ तोड़ देंगे। इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेरे गुरु के आश्रम के दीवार में कुछ भी करता है ना, तो मेरे को अंदर लगता है और मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इसलिए लोग चाहिए होता है, लोगों का सहयोग चाहिए होता है। अभी
बहुत साल पहले बनारस आश्रम का ही ले लेंगे। बनारस आश्रम में आश्रम के दीवार के बाहर कुछ दुकानें लग गए थे, तो तभी आश्रम में कुछ पहचान था। इंदिरा गांधी जी तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके तक वो बात पहुंच गई, तो उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और पूरा जितना भी दुकान लगा था सब साफ हो गया। तो लोगों का सहयोग चाहिए, ये पॉइंट है। क्योंकि बाबा विशुद्धानंद जी जो आश्रम हम लोगों के लिए बना के गए हैं, अपने बच्चों के लिए, फिर बच्चों के बच्चों के लिए, उधर बैठने के लिए, साधना करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस चीजों का संरक्षण होना चाहिए। और संरक्षण अकेले लोगों का काम नहीं है, काफी सारे लोग चाहिए होता है। आश्रम में आने वाला व्यक्ति हर कोई अच्छा नहीं होता, बहुत लोगों का नजर रहता है। मैं आप लोगों को बताऊं एक घटना, थोड़ा सा ये मेरा ज्यादा देर का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है मोबाइल पे, अगले वीडियो में बता रहा हूँ, रुकिए।